Why do UPSC CSE toppers with sociology optional recommend Vikash Ranjan sir's sociology courses at Triumph IAS, where strategy meets conceptual clarity and results follow? हजारों यूपीएससी अभ्यर्थियों का भरोसा, विकास सर का मार्गदर्शन, अब आपकी बारी। With Vikas Ranjan sir. विकास रंजन सर Vikas Ranjan sir. विकास रंजन सर विकास रंजन सर Vikas Ranjan sir. विकास रंजन पॉइंट ऑफ विकास रंजन सर की विकास रंजन सर की विकास सर Hello everyone, my name is Prachi Pawar. This year I have secured All India rank 59 in UPSC CSE examination. I belong to Meerut, Uttar Pradesh, from where I have completed my schooling. Post then मैंने अपनी graduation लीडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है in political science department. And after that I have done my post graduation from the same discipline from CCS University. In this video we are going to talk about my main strategy कि मैंने अपनी मेंस की आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी मेरी क्या थी और मैंने कैसे इम्प्रूव किया। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई थी और उस समय मैंने अपनी मेंस की आंसर राइटिंग बिल्कुल स्टार्ट नहीं करी थी। सो सेकंड अटेम्प्ट में जब मैं क्लियर नहीं कर पाई एंड वाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय थर्ड अटेम्प्ट आई एक्चुअली स्टार्टेड माय मेंस जर्नी। मैंने तब अपनी मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी। तो आई वुड से कि अगस्त से लेके दिसंबर तक मैंने मेंस की जीएस की आंसर राइटिंग करी थी एंड जनवरी से मई तक मैंने प्रीलिम्स की अपनी तैयारी करी थी एंड थर्ड अटेम्प्ट में मैंने फिर अपना प्रीलिम्स क्लियर किया था। तो फॉर दोज पीपल हु आर कंफ्यूज्ड कि जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है एंड आई वुड से कि एकदम से प्रीलिम्स की तैयारी मत करिए क्योंकि प्रीलिम्स तो एक बार हो जाएगा आपका क्वालिफाई, बट आपके जो मार्क्स बनेंगे वो आपके मेन से ही बनेंगे। तो आपका अल्टीमेटली मेंस प्रिपेयर्ड नहीं है, आप प्रीलिम्स कितना भी आप प्रिपेयर कर ले और आपका हो भी जाए तो आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो ये बात मेरे कहीं ना कहीं दिमाग में थी और मैंने अपनी सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, उसके बावजूद मैंने अपनी आंसर राइटिंग अगस्त से स्टार्ट कर दी थी टिल दिसंबर। तो जो ये मैंने अपनी आंसर राइटिंग करी आई थिंक दैट हेल्प मी इन माय थर्ड अटेम्प्ट क्योंकि मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली थी अपनी मेंस के टाइम पे बीच में ड्यूरिंग आफ्टर प्रीलिम्स एंड ड्यूरिंग माय मेंस प्रिपरेशन एंड स्टिल आई कुड स्कोर 750 अराउंड मार्क्स इन माय थर्ड अटेम्प्ट जस्ट बाय डूइंग पीवाईक्यूज माई सेल्फ। मैं और मेरी दोस्त सिर्फ पीवाईक्यूज करते थे रोज और उतना ही करने से मेरे 750 अराउंड मार्क्स आ गए। बट अनफॉर्चुनेटली जब मेरा क्लियर नहीं हुआ थर्ड अटेम्प्ट में तो मुझे लगा कि अभी मेंस में अभी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, एटलीस्ट 800 प्लस कर सकते हैं 750 से। तो इस बार मेरे फोर्थ अटेम्प्ट में 806 मार्क्स आए हैं मेंस में, तो विच इज़ अ जंप ऑफ 53 मार्क्स। और अगर मैं जीएस स्पेसिफिकली की बात करूँ तो मेरे पिछली बार 391 मार्क्स थे, इस बार मेरे 435 मार्क्स हैं जीएस में, तो एन इम्प्रूवमेंट ऑफ 40 प्लस मार्क्स है। तो इसमें मैं अपना यही बताऊंगी। तो दोज पीपल हु आर स्टार्टिंग देयर मेंस प्रिपरेशन, सबसे पहले तो ये करिए कि अपने मेंस के नोट्स बनाइए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाहे आप पॉलिटी भी पढ़िए लक्ष्मीकांत के लिए, वो प्रीलिम्स के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, बट मेंस में एनालिसिस ज़्यादा पूछा जाता है कि पार्लियामेंट क्यों डिक्लाइन कर रहा है। ऑल्दो उसका कंटेंट है बट एग्जाम्पल्स एनरिच करना, कुछ अपना कुछ और डालना, तो उसके लिए मेंस नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन देयर आर अदर फ्रिंज टॉपिक जैसे सोशल जस्टिस टॉपिक हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। तो ये सब हम प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हैं, तो इन सब के नोट्स होना, तो टॉपिक वाइज अपना सिलेबस आप छानिए और टॉपिक वाइज अपने नोट्स बनाइए। इफ देयर इज वन एडवाइस दैट आई कैन गिव यू फॉर मेंस आंसर राइटिंग, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है कि बहुत मस्त कंटेंट अपना रेडी रखिए। जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा उतने अच्छे आप आंसर्स लिखेंगे एंड उतने अच्छा डिस्टिंग्विश होगा आपके आंसर्स में और दूसरे आंसर्स में। आई एम नॉट ओवर एग्जैजरेटिंग इट, बट जितना कंटेंट इज द किंग। आई थिंक जितना अच्छा कंटेंट आप लिख सके विद एग्जांपल्स, डेटास, फैक्ट्स, उतना प्रिपेयर करिए और जितना आप अच्छे से उसे रिवाइज करेंगे और प्रोड्यूस कर पाएंगे शीट पे, अल्टीमेटली यही रिग्रेस जॉब है। अच्छे से कंटेंट लिखना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है और उसे प्रोड्यूस करना है। दिस इज द ओनली थिंग विच इज द मेन थिंग। तो मैं क्या करती थी ड्यूरिंग माय मेंस प्रिपरेशन, जब मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट के लिए करनी स्टार्ट करी, मैं रोज एक टॉपिक लेती थी, उस पर अपने नोट्स बनाती थी। अपने इस 6 महीने की जर्नी में सिर्फ पीवाईक्यूज करें और एंड नो टेस्ट सीरीज। आपने अगर इतना भी कर लिया, अपने नोट्स बना लिए, उन्हें रिवाइज करके अपनी पीवाईक्यूज की आंसर राइटिंग कर लिए एंड व्हाइल मीटिंग डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तो आपके आराम से 750 या इससे भी ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं। इस बार मैंने
क्योंकि मेरा 56 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ और जीएस में मोर स्पेसिफिकली 40+ मार्क्स का, मुझे लगा क्योंकि इंप्रूवमेंट का स्कोप था, तो मैंने सत्यन जैन सर का कॉन्कर प्रोग्राम ज्वाइन किया था. आई वाज अ पार्ट ऑफ इट एंड इट रियली हेल्प मी इन स्कोरिंग दैट 435 मार्क्स इन जीएस. क्योंकि उन्होंने, हम क्या रोज सर क्लास लेते थे कंटेंट की, तो जहाँ भी मुझे लगा कि मेरे कंटेंट में कोई प्लग इन गैप करना है, कहीं के नोट्स मेरे अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, तो मैं उनके सर के नोट्स में से अपने नोट्स में कर लेती थी. और आई ऑल्सो रियलाइज कि मेरे नोट्स जो थे काफ़ी ब्लैंड थे. मतलब जिस फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कि मैंने थर्ड अटेम्प्ट में बिल्कुल आंसर्स, नॉर्मल आंसर्स लिखे थे विदाउट डूइंग एनी वैल्यू एडिशन, बहुत ब्लैंड आंसर्स लिखे थे, बट आई थिंक मैंने डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मीट कर दी थी. तो इस बार मैंने बहुत सारा जो सर वैल्यू एडिशन दिया था, मैंने चीट शीट्स बना ली थी. तो सर जो भी हर जीएस वाइज, GS1 के लिए अलग, GS2, GS3 एंड GS4, तो सर जो भी जैसे GS2 में डेटाज हैं तो मैंने डेटाज लिख लिए दो तीन पेजेस पे. फिर कमिटीज हो गई, आर्टिकल्स हो गए और एग्जाम्पल्स हो गए. तो ये सब चीज़ें मैंने हर GS के लिए करी. फॉर GS4 के लिए एग्जाम्पल्स हो गए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ना, बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, तो वो मैंने अलग लिख ली. जैसे GS1 के लिए वैल्यू एडिशन होता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए कुछ बुक्स के नाम, कुछ इंट्रोज, कंक्लूजन. तो जो वैल्यू एडिशन कॉन्कर में था मैंने उन्हें सेपरेट शीट्स में लिख लिया था. एंड अल्टीमेटली जब मैं मेंस दे रही थी इस बार, मैंने सिर्फ वही रिवाइज करी थी. जो भी मुझे टाइम मिलता था कि जो भी एग्जाम्पल्स से मैंने वही रिवाइज किया है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपको आंसर्स लिखने होते हैं वो खुद ही कंटेंट जनरेट करना पड़ता है. बट यू कैन यूज दोज एग्जाम्पल्स, दोज कमिटीज, वो कहीं ना कहीं आप फिट कर सकते हो, रेलिवेंट बना सकते हो उसको विद बाय अटैचिंग इट टू एनी पॉइंट. तो वो, और जब आप सिर्फ वही रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में वो फ्रेश रहता है एंड यू कैन एक्चुअली प्रोड्यूस इट ऑन द पेपर. तो मैंने इस बार यही करा कि जो भी कंटेंट मेरा अच्छे से, आपकी बार जो मेरा इंप्रूव हुआ उसको मैं प्रोड्यूस कर पाई और मेरे 806 मार्क्स आए इस बार. सो नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम पॉइंट्स कि मेंस आंसर राइटिंग में क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. अगर आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मीट नहीं कर रहे हैं और उसके इर्द गिर्द घूम रहे क्वेश्चन में, चाहे आप कितना भी बढ़िया कंटेंट लिख रहे हो, इट विल नॉट बेनिफिट. यस, कंटेंट इज द किंग, बट राइटिंग रेलेवेंट कंटेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है कि जैसे डिस्पाइट स्कीम्स एंड पॉलिसीज अर्बनाइजेशन हैज नॉट पिक्ड अप, कि बहुत सारी स्पेसिफिक पॉलिसीज आ रही, स्कीम्स आ रही, उसके बावजूद अर्बनाइजेशन काम नहीं कर रहा है. और कोई बच्चा है वो सिर्फ स्कीम्स डाल के आ जा रहा है कि अर्बनाइजेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने ये स्कीम्स बनाई है, बट दिस इज नॉट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. आप स्कीम्स लिख रहे हो और क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्पाइट स्कीम, कि स्कीम्स के बावजूद अर्बनाइजेशन पिक नहीं कर रहा है. तो आप कितनी भी फिर उसमें स्कीम्स लिख लो, आपको आंसर नहीं मिलेगा कि आपने कितना भी अच्छा रेलेवेंट कंटेंट, कितने भी एग्जांपल्स डाले हो. तो मीटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहले आप ये जानिए कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कैसे मीट करनी है. तो सेकेंड पॉइंट ये है कि ब्रेक द क्वेश्चन इन एज मेनी पार्ट्स एज पॉसिबल. जितने पार्ट्स में आप ब्रेक कर पाओगे अपने क्वेश्चन को, उतना ज्यादा आपके लिए इजी होगा आंसर लिखना और पॉइंट्स जनरेट करना. इफ आई हैव टू गिव अ रफ फिगर, एटलीस्ट 10 मार्कर्स के लिए ट्राई टू मेक 2.5 सब हेडिंग एंड फॉर 15 मार्कर्स मेक 3.5 सब हेडिंग. 0.5 मतलब जैसे वे फॉरवर्ड हो गया या कोई केस स्टडी आप डालना चाहो, तो 0.5 मैं वो मार रही हूँ. द चैलेंज इज कि किसी किसी क्वेश्चन में बहुत इजीली स्पेसिफिकली दे रखा होता है कि आपको क्या क्या सब हेडिंग्स बनानी है, पर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको खुद अपना दिमाग लगाना होता है कि कैसे सब हेडिंग बनाए. तो जो आप मेंस की आंसर राइटिंग जब करोगे तो आपको यही करना है कि कैसे, ये आर्ट आपको सीखनी पड़ेगी खुद, कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करना है इन एज मेनी पार्ट्स एज पॉसिबल. क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो पॉइंट्स जनरेट करने में उन्हें डिफिकल्टी होती है. तो इसका इजी यही है कि अब अगर आपने 4 सब हेडिंग्स आपने बना ली, तो उसमें अगर आपने 3-3, 4-4 पॉइंट्स भी दे दिए हर सब हेडिंग में, तो आपका तब भी फॉर 10 मार्कर्स 12 पॉइंट्स जनरेट हो गए. तो वो इजिली जनरेट हो पाते हैं. तो ये आपको आर्ट सीखनी पड़ेगी कैसे आपको जनरेट करने हैं पॉइंट. तो आप ये सब हर थीम के लिए ना अपनी कुछ कुछ टेम्पलेट्स बना के रखिए कि ऐसा क्वेश्चन है तो मैं क्या करूंगी. फॉर एग्जाम्पल आर्ट और कल्चर वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है. जैसे आप विजुअल आर्ट और परफॉर्मेटिव आर्ट में तोड़ सकते हो इसको, आर्ट वाले क्वेश्चन को. आर्किटेक्चर में भी आप बहुत सारी उसमें कर सकते हो कि टेम्पल आर्ट और नॉन टेम्पल आर्ट. तो आपकी 4 सब हेडिंग्स ऐसी बन गई. अब सब में आप कुछ कुछ पॉइंट्स दे दोगे तो आपका इजीली क्वेश्चन डिलीवर हो जाएगा. तो आपको हर थीम के लिए अपनी एक स्ट्रैटेजी अगर हो आपके पास, तो आपको असली एग्जामिनेशन में यू वर्क ऑन अ ऑटो पायलट मोड, कि आपको सोचना पड़ेगा कि सब हेडिंग्स तोड़नी है. तो सेकंड पॉइंट मेरा यही था कि ब्रेक द क्वेश्चन इन एज मेनी सब पार्ट्स एज पॉसिबल. उसके बाद थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग टेल वर्ड्स. टेल वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है कि कॉमेंट,
डिस्क्राइब लिखा है तो आपको सिर्फ डिस्क्राइब करना, कमेंट बोला है तो आपको पॉजिटिव साइड भी देनी है और कुछ आपको नेगेटिव साइड भी देनी है। इम्प्लीकेशंस पूछा है, जैसे मुझे नहीं पता था इम्प्लीकेशंस में पॉजिटिव और नेगेटिव इम्प्लीकेशंस देनी है। मैं जैसा भी क्वेश्चन का टोन होता था, जैसे पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस दी आ जाती थी, नेगेटिव कोई टोन है तो सिर्फ नेगेटिव इम्प्लीकेशंस दी, बट इम्प्लीकेशंस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। तो ये बात मुझे नहीं पता थी, तो कॉन्कर प्रोग्राम डिड दैट फॉर मी। उन्होंने बताया सत्यम सर ने कि कैसे क्वेश्चन में जो सब पार्ट है, मतलब जो भी टेल वर्ड है सॉरी, उसको कैसे आपको देखना है और कैसे सब पार्ट में डिवाइड करना है, इम्प्लीकेशन है पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये सब जितने भी टेल वर्ड्स है क्रिटिकली एग्जामिन में मतलब क्रिटिकली एनालाइज करना है कि आपको पॉजिटिव भी देना है, उसमें इक्वली नेगेटिव भी देना है और फिर वे फॉरवर्ड भी देना है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, क्योंकि हम ये एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज के लिए दे रहे हैं एंड वी वॉन्ट टू ब्रिंग अ चेंज इन एक्चुअल लाइफ्स ऑफ द पीपल, तो हम सिर्फ प्रॉब्लम्स आके नहीं रख सकते हैं पेपर को। वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड वी आल्सो हैव टू गिव सोल्यूशन। तो कोई क्वेश्चन है जिसमें कुछ चैलेंज की बात हो रही है कि चैलेंज लिखो या कुछ नेगेटिव बात करिए, बट अल्टीमेटली यू हैव टू एंड इट ऑन अ पॉजिटिव नोट। उन्होंने आपको पूछे हो या ना पूछे हो, आपको सॉल्यूशंस फिर देने ही है। अगर आप चैलेंजेस पूछे गए हैं तो आपकी ये जो .5 जो सब हेडिंग है वो ऐसे बन जाएगी। इफ देयर सम केस स्टडी दैट आल्सो यू कैन कोट, कोई रेलेवेंट कोई न्यूज़पेपर में आप कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं इसमें। इस पार्ट के लिए मैं और ये भी बोलूंगी कि आप इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूजन्स कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत स्टैटिक होते हैं। जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस हैं, उसमें पिछले साल चोलास के ऊपर पूछा गया था, इस बार चालुक्यास के पूछे गए, अगले साल कुछ और पूछेंगे। तो इसमें अगर मैंने बहुत सारी इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूजन्स रेडी कर रखे थे, तो सो दैट आई डोंट हैव टू यूज माई माइंड कि मैंने ये था कि इंडियाज एंशिएंट आर्किटेक्चर गिव्स अ विंडो इनटू इंडिया सोल, ऐसे करके कुछ मैंने, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट कुछ ऐसे करके मैंने अपना कंक्लूजन तैयार किया था एंड आई कुड एक्चुअली यूज देम इन द चालुक्यास वाला क्वेश्चन विदाउट यूजिंग एनी ब्रेन। सो अगर कुछ प्रिपेयर कर पाओ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन तो वो इस चीज में बेनिफिशियल रहेगा। देन आई वुड से टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग। आप रैंडम आंसर राइटिंग की जगह अगर आप टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग करोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉन्कर प्रोग्राम में ही सत्यम सर ने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए टेम्पलेट बनवाई थी, क्योंकि आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्वेश्चन हमेशा ये थीम है, हर साल ही क्वेश्चन आता है। पिछली बार जैसे मैंने बोला कि चोलास पे आया था, इस बार चालुक्यास पे आया था। तो सर ने आई थिंक 15 to 16 पॉइंट्स लिखवा दिए थे कि उन्होंने टेम्पल पे हमेशा काम करा ही होगा, उन्होंने मेटलर्जी पे काम किया होगा, कॉइन्स बनाए होंगे, शिप बिल्डिंग, ग्रेनरीज बनाई ही होंगी, जेम्स, ज्वेलरी, है ना, वेयर हाउसेस। तो दीज वर द पॉइंट्स। बस ये वाले पॉइंट्स तुम्हें सारे, चोलास वाला क्वेश्चन तो उसमें पुट करना है, चालुक्यास वाला क्वेश्चन तो उसमें पुट करना है। तो जितनी टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग करोगे तो उसमें यू डोंट हैव टू पुट योर माइंड, उसमें सिर्फ टेम्पलेट जितनी है उसी में सब आपको पॉइंट्स लगाने हैं और आपके पॉइंट्स जनरेट हो जाएंगे फास्टर एंड यू कैन एक्चुअली गिव दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इन दोज क्वेश्चन जहां पे आपको डिफिकल्ट हो रहा है टैकल करने के लिए। सो या टेम्पलेट्स बनाइए आप हर थीम में खुद, तो वो आपको बेनिफिट करेगा। देन अगर मैं बात करूं कि पिछले अटेम्प्ट में और इस अटेम्प्ट में मैंने ऐसा क्या अलग किया कि आई कुड इम्प्रूव मोर देन 40 मार्क्स इन माई GS, तो 1 or 2 मेजर फैक्टर फॉर दैट इज राइटिंग अ लॉट नंबर ऑफ पॉइंट्स, अ हेल नंबर ऑफ पॉइंट। पिछली बार जैसे 10 मार्कर्स के लिए मैं सिर्फ 7-8 पॉइंट्स लिख देती थी, मुझसे ज्यादा उससे जनरेट भी नहीं होते थे। इस बार मैंने क्या किया कि 10 मार्कर के लिए मैं एटलीस्ट आई यूज टू राइट 12 पॉइंट्स एटलीस्ट, और नहीं तो 15 पॉइंट्स, और बल्कि कोई क्वेश्चन ऐसा भी गया जहां पे मैंने 18 पॉइंट्स भी लिखे हैं। नॉट इन एवरी क्वेश्चन, बट कोई एक क्वेश्चन जो आपकी फील्ड में आ रहा हो, जो आपको आता हो या जिसमें जनरेट कर पा रहे हो पॉइंट। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें मैं 18 पॉइंट्स भी मैंने लिखे हैं 10 मार्कर्स के लिए, इवन 20 पॉइंट्स, बट 12 to 15 पॉइंट्स ऑन एन एवरेज आप लिखने की कोशिश करिए। और वो एकदम से डरना नहीं कि ऐसे हम इतने सारे पॉइंट्स कैसे लिखेंगे। इफ यू हैव डन इनफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ना, तो वो आर्ट वो डेवलप हो जाता है और उसमें आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने हैं। आप देखिए टॉपर्स कॉपीज को कि उन्होंने कितने सारे पॉइंट्स कैसे बना रखे हैं। वो एक ही पॉइंट में सब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं भरते हैं, वो छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते हैं। आपने एक ही पॉइंट बना रखा होगा, उसमें 3 इंफॉर्मेशन दे देंगे, वो एक ही पॉइंट्स 3 पॉइंट्स बना देंगे छोटे छोटे कि इट हेल्प्स इन सॉइल इरोजन, इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, फिर कोई इट हेल्प्स प्रिवेंटिंग सॉइल डिग्रेडेशन, एक जगह इरोजन लिख दिया, एक जगह डिग्रेडेशन लिख दिया। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो छोटे छोटे पॉइंट्स आप बनाइए, तो आप ये देखेंगे कि एक आंसर राइटिंग की आर्ट है कि आपको कैसे पॉइंट जनरेट करने हैं। एंड इफ यू हैव डन इनफ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, तो वो ऑटो पायलट मोड पे फिर वो जनरेट हो जाते हैं पॉइंट। एंड मैं 15 मार्कर्स की बात करूं तो पिछली बार मैं ऐसे ही 15 मार्कर्स में 12 to 15 पॉइंट्स लिखती थी, एंड इस बार मैंने बहुत ज्यादा रिग्रेसली
बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे फॉर 15 मार्कर्स दिस टाइम एटलीस्ट 22 पॉइंट्स, 22 to 25 पॉइंट्स। और फिर ऐसे अगेन ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस गए हैं जिसमें मैंने 28 पॉइंट्स, आई रिमेंबर इन GS3 की मैंने 28 पॉइंट्स भी लिखे हैं, नॉट इन एवरी क्वेश्चन ऑब्वियसली, बट ऑन एन एवरेज मैंने 25 पॉइंट्स लिखे। कुछ कुछ क्वेश्चन में मैं 28 लिखा, फिर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें मैंने एटलीस्ट 22 या 20 पॉइंट्स ही लिखे होंगे, बट दैट्स इनफ। अगर आपने ऑन एन एवरेज इतने पॉइंट्स लिखे हैं तो इट हेल्प्स। सेकेंड, राइटिंग एग्जाम्पल्स। पिछली बार मैंने बहुत ज़्यादा ब्लैंड आंसर्स लिखे थे, बट दिस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा वैल्यूडेशन किया एंड एटलीस्ट आई ट्राई टू अटैच वन एग्जाम्पल विद एवरी पॉइंट, क्योंकि वो आप जो भी पॉइंट लिखते हो उसको एक क्रेडिबिलिटी दे देता है एग्जाम्पल्स। एंड एज आई सेड कि जो मैंने चीट शीट्स बनाई थी मैंने एक तरीके से हर GS पेपर के लिए, तो मैं वही रिवाइज करती थी एग्जाम हॉल के बाहर, तो वो आपके दिमाग में बिल्कुल फ्रेश रहती है एंड यू कैन कहीं ना कहीं अटैच इट टू द पॉइंट। तो ऐसा नहीं है, और ये ऐसा नहीं कि 10 पॉइंट्स मैंने लिखे तो 10 पॉइंट्स के नीचे मैंने एग्जाम्पल्स अटैच करें, सब पॉइंट्स में नहीं हो पाता, बट एटलीस्ट अगर आपने 12 पॉइंट्स लिखे तो एटलीस्ट ट्राई टू अटैच एग्जाम्पल्स विद 8 to 10 पॉइंट्स। जितने आप एग्जाम्पल्स, डेटा, फैक्ट्स, कमिटीज ये सब डालेंगे तो उतना आपका आंसर उभर के एनरिच लगेगा एंड यू विल हैव अ कंपैरेटिव एडवांटेज एज अगेंस्ट अदर कॉम्पिटिटर्स। सो दैट्स इट। देन यूजिंग डायग्राम्स। बहुत सारे क्वेश्चंस ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के ऐसे होते हैं जहाँ पे आप डायग्राम बनाने का बहुत स्कोप होता है। मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हूँ कि मैं जैसे एथिक्स में इतने ज़्यादा डायग्राम्स नहीं बना पाती थी, बट कुछ फील्ड्स है, कुछ थीम्स है जहाँ पे आप एग्जाम्पल्स बना सकते हैं एंड यू मस्ट मेक एग्जाम्पल्स। जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के फिनोमिना बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आप उसमें ईजिली आप डायग्राम बना सकते हो। अगर कुछ एयर प्रेशर का आ गया या वाटर प्रेशर का कोई क्वेश्चन आ गया, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कुछ मिनरल्स आ रहा है, कुछ सोर्सेज आ रहा है, रिसोर्सेज आ रहा है, तो आप उसमें आप इंडिया का मैप या वर्ल्ड मैप बना सकते हैं इजीली। तो आप प्रैक्टिस करिए कि आप विद इन 50 सेकेंड्स या 50 सेकेंड या 1 मिनट में कैसे आप वर्ल्ड मैप बनाए, आप कितनी जल्दी पॉइंट कर ले इन सब चीज़ों का। तो जैसे मुझे किसी क्वेश्चन में नहीं पता होता था, जैसे कोई टेक्सटाइल का क्वेश्चन है कि टेक्सटाइल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कोई क्वेश्चन है, बट इतना तो मैंने ज्योग्राफी पढ़ी है कि मुझे पता कि ट्रॉपिकल एरियाज में बनेंगे, तो आई यूज टू मेक अ वर्ल्ड मैप और फटाफट कहीं कहीं मैं मार्क कर देती थी कि जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ ट्रॉपिकल एरियाज है। तो व्हेन आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कहाँ पे क्या है, तो मैं मार्क कर देती थी कुछ कुछ शेड करके। सो एटलीस्ट एग्जामिनर गेट्स अ परसेप्शन कि इसको आता है, तो तुमको आता हो या ना आता हो इट डजेंट मैटर, एग्जामिनर को लगना चाहिए कि तुम्हें आता है। तो बाय मेकिंग these डायग्राम्स इट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव इंप्रेशन। और फिर हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ गए, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे कोई क्वेश्चन है, कोई ड्रेनेज के बारे में या आर्किटेक्चर पे है ना, कोई बुद्धा कोई जैसे स्तूपा है या कुछ है, तो आप ये सब बहुत प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस है और इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको डायग्राम बनाना ही है। देन अगेन कुछ नॉर्मल हिस्ट्री के क्वेश्चंस है, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है, आप इंडिया का फटाफट आप एक मैप बनाइए, उस पर कुछ कुछ चीजें पॉइंट कर दीजिए कि ये पॉइंट्स, कुछ रेबेलियन हुआ, कुछ फार्मर्स रेबेलियन, तो आप इंडिया का मैप बनाए, कुछ कुछ पॉइंट कर दीजिए, रंपा रेबेलियन है ना, डेक्कन राइट्स और कुछ कुछ ऐसे करके, तो वो बेनिफिट देता है और वो एक पॉजिटिव इंप्रेशन ओवरऑल देता है। तो मेक डायग्राम्स, यूज डायग्राम्स। देन आई वुड से डूइंग स्मार्ट आंसर राइटिंग, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, सिर्फ आप 12 से 13 क्वेश्चन ही एग्जाम में ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, बाकी जो 8 क्वेश्चंस हैं उनमें यू हैव टू मैनेज आंसर राइटिंग, उसमें लिखने हैं सिर्फ पॉइंट्स। तो उसमें उन क्वेश्चंस को डील करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल है, आपके पास पॉइंट नहीं, आपके पास कोई एग्जांपल है, अब वो एग्जांपल याद आ रहा है, तो आप उस एग्जांपल से पॉइंट जनरेट करिए और फिर वो जब पॉइंट जनरेट हो जाए उसके साथ फिर जो आपको एग्जांपल याद था उसे जनरेट करिए, उसे लिखिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ मॉडरेट्स का क्वेश्चन है कि मॉडरेट्स ने कैसे नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस को डेवलप करा, तो यू डोंट नो मेनी पॉइंट्स, आपको कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है ना, कि कोई लीडर ने कोई न्यूज़पेपर लिखा था, इवन व्हेन यू डोंट नो न्यूज़पेपर में क्या लिखा होगा, तो यू कैन, जब वो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर है और वो नेशनल लीडर है, तो उन्होंने कुछ यूथ को इंस्पायर करने के लिए कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा मैसेज, मतलब यू कैन एक्सट्रापोलेट फ्रॉम दैट। तो आप बस ऐसे लिख दीजिए कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स थे जहाँ पे यूथ को इंस्पायर करने के लिए बहुत पॉजिटिव मैसेजेस दिए जाते थे, जिससे उनमें नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस डेवलप हो, और फिर जो आपको एग्जांपल याद था किसी उसका उसमें अटैच कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट कहीं ना कहीं कुछ स्वदेशी की बात करी होगी, कोई स्वदेशी वाला पॉइंट है, तो आप पॉइंट जनरल डेवलप करिए और उसके साथ जो आपको एग्जाम्पल याद है आप वो लिख सकते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है कि कैसे इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे लोकल और रीजनल आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस था, तो
एज सच तो हम कहीं नहीं पढ़ते हैं कि कैसे इम्पैक्ट था, बट आपको बहुत सारे, जब आप नितिन सिंघानिया पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद होंगे, जैसे कि बृहदेश्वर टेम्पल हो गया, विरूपक्षा टेम्पल हो गया, तो ये सब बहुत सारी मोतीधारा टेम्पल, स्कल्पचर्स कुछ कुछ याद होंगे। तो अभी एग्जाम्पल्स याद है तो आप इन सब से पॉइंट बनाइए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे मटेरियल याद है कि नॉर्थ इंडिया में सैंडस्टोन यूज होता था, ठीक है, साउथ इंडिया में ग्रेनाइट यूज करता है, तो हम तो पॉइंट इससे बना सकते हो कि हम यूज ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल क्या यूज करना है, वो लोकल और रीजनल जो कल्चर था उससे इंपैक्टेड था। उसके बाद जैसे बृहदेश्वर टेम्पल, एक हमें पता है कि वेल्स है, तो आप इससे पॉइंट बना सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ वेल्स होती थी जिससे सोशल कोहेजन भी डेवलप हुआ, बृहदेश्वर टेम्पल। देन यू कैन गिव द एग्जांपल इवन व्हेन यू डोंट नो द, इवन व्हेन यू नो द एग्जांपल। जैसे साउथ में आप देखोगे मंडप्स होते थे, मैरिज हॉल होते थे, है ना, आपको ये पॉइंट याद नहीं बट आपको विरूपक्षा टेम्पल याद आ रहा है, तो आप उससे रिवर्स इंजीनियरिंग से आप एक पॉइंट डेवलप कर सकते हैं, है ना। उसके बाद कैसे कि इन्फ्लुएंस क्या लेटर आर्किटेक्चरल स्टाइल और डिजाइन्स को, जैसे आपको रथास याद आ रहे हैं तो मैच्योरिटी ऑफ टेम्पल्स आई, उससे वॉइस वर्सा टॉप वो बना सकते हैं, पॉइंट बना सकते हैं कि जैसे अदीना मॉस्क है तो आप बता सकते हो कि जैसे बंगाल में अदीना मॉस्क, तो वहां पे टेराकोटा यूज होता था, तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप ऐसे ऐसे पॉइंट्स डेवलप कर सकते हैं। सो नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट विच इज अबाउट राइटिंग डाइवर्स पॉइंट्स। मुझे लगता है कि एक इंसान ने एक डेप्थ में एक पॉइंट समझा है और दूसरे इंसान ने एक पॉइंट डेप्थ में नहीं समझा है, सिर्फ छोटे में दे रखा है, बट बहुत से डाइवर्स पॉइंट्स लिखे हैं बाय यूजिंग द सेम स्पेस। एक ने एक ही पॉइंट को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया और एक ने बहुत सारे एग्जांपल्स और बहुत डाइवर्स पॉइंट्स लिखे हैं इन डिफरेंट फील्ड्स, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। तो हु डू यू थिंक विल गेट गुड मार्क्स? आई बिलीव कि सेकंड वाला जिसने डाइवर्सिटी ऑफ पॉइंट्स दिया है उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज यूपीएससी गिव्स क्रेडिट टू दोज पीपल who do diversity then going into the depth of the answer। तो एक पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, वहां पे जितने भी लोग बैठे हैं सबको पता है क्या व्हाट डू यू मीन बाय दैट पॉइंट, तो उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम भी वेस्ट जाएगा, आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो बस छोटे छोटे में आपको पॉइंट्स लिखने हैं, बिल्कुल कि बस एग्जाम में को समझ में आ जाए, जस्ट राइटिंग कीवर्ड्स थोड़ा सा एंड अटैचिंग एन एग्जाम्पल, दैट्स इनफ। एंड आप देखोगे टॉपर्स कॉपीज में आपको ऐसे ही मिलेगा। एंड इन द लास्ट आई वांट टू से कि डोंट स्ट्रेस आउट। एक आंसर राइटिंग जो है एक जर्नी है, आप स्ट्रेस मत करिए कि अपने बाय कंपेयरिंग टॉपर्स के आंसर, बिकॉज वी ऑफन फॉरगेट कि जो आप आंसर्स देख रहे हो वो बहुत रिफाइंड वर्जन होता है। टॉपर्स हैव रिटन दोज आंसर जस्ट बिफोर देयर मेंस, व्हिच एंड उनकी वो पूरा प्रोसेस होता है। अभी आपने जब आंसर राइटिंग स्टार्ट करी है तो लोग बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं, मैं भी इनसिक्योर हो जाती कि मैं तो ऐसे आंसर्स लिख नहीं सकती, बट एक वो जर्नी है, एक आंसर राइटिंग का एक पूरा ग्राफ है। यू हैव टू राइट बैड आंसर्स इन ऑर्डर टू राइट गुड आंसर्स आफ्टर। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, वो रिफाइन होगा प्रोसेस। पहले आप ब्रेविटी नहीं ला पाओगे अपने आंसर में, बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स लिखो, इट्स ओके। आई थिंक जब मैंने अपना पहला आंसर लिखा था मुझे ही 20 से 25 मिनट लग गई थी, मुझे समझ में आता इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, और हम वही इंसान है जो फिर 7-7 मिनट में एक आंसर लिखते हैं। तो इट्स अ प्रोसेस। आप जितनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपको पता लगेगा क्या क्या करना है। और दूसरा, जैसे बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि हम आंसर्स तो लिख रहे हैं, हमें वैल्यू एडिशन भी पता है, डेटा एग्जांपल्स पता है, बट हम यूज नहीं कर पाते हैं एक्चुअल एग्जामिनेशन में। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी ये है कि आप पहले आंसर लिखिए एंड जो आपके नोट्स हैं, जो आपके वैल्यू एडिशन नोट्स हैं, आप उन्हें खोल के बैठिए एंड आप अपना आंसर पढ़िए और फिर वो वैल्यू एडिशन नोट्स दोबारा से पढ़िए एंड जस्ट सी कि व्हाट एल्स यू कुड ऐड फ्रॉम योर वैल्यू एडिशन के नोट्स इनटू योर आंसर एंड देन ऐड इट लेटर ऑन दोबारा से। चाहे कोई इसका बेनिफिट नहीं है बट आप ऐड कर देखिए, अगली बार एटलीस्ट उससे ये होगा कि अगली बार जब कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि आप भूलोगे नहीं वो वाला पॉइंट लिखना या वो वाला एग्जांपल डाला। तो जस्ट गो थ्रू योर वैल्यू एडिशन नोट्स, स्किम थ्रू देम एंड व्हाटएवर इज रेलेवेंट, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन कुछ लिख रखा है तो उसे अपने आंसर लिखने के बाद उसे ऐड कर लीजिए। तो उससे ना आप बार बार ऐसा करोगे तो आपको जब लेटर ऑन स्टेजेस पे जब आप आंसर्स लिखोगे तो यू विल रिमेंबर राइटिंग दोज एग्जाम्पल्स, तो वो बेनिफिट करेगा। Lastly, I want to thank DKT for giving me this platform to share my answer writing strategy, and I hope it helps the students. Thank you.